तो पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वी इंक्लूड, मतलब नेशनल इनकम के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं। तो ए ऑप्शन में लिखा है वैल्यू ऑफ ओल्ड वुडन वूलन सूट, कमीशन ऑफ ए ट्रेडर इन द ट्रेडिंग ऑफ ओल्ड आर्टिकल्स, वैल्यू ऑफ एन ओल्ड टीवी, परचेज ऑफ ओल्ड हाउस। सही, बी कमीशन ऑफ द ट्रेडर इन ट्रेडिंग ओल्ड आर्टिकल, क्योंकि बाकी सारी चीजें ओल्ड थी तो ओल्ड चीजें पहले ही नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी होती हैं तो उनको हम दोबारा से काउंट नहीं करते। लेकिन अगर किसी ट्रेडर ने उस पर कमीशन कमाया है तो उसको फिर हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। फिर इसका चॉइस वाला भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस सेल्स इज इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस सेल्स जो होता है वो किसके बराबर होगा? चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सही, क्योंकि ये वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सही ऑप्शन क्या बन गया? ए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मॉनेटरी पॉलिसी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जो आरबीआई वाली होती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो डी, डी फॉर डोंकी, क्योंकि डी जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है दादाजी वाली और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब कौन बच्चा बताएगा? होशियार वाला बच्चा। ये नोट्स में वैसे लिखवा रखा है या डिस्कस कर रखा है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो क्वालिटेटिव वालों का ही दूसरा नाम होता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। तो ये भी आरबीआई की ही क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आते हैं। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी थी, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। तो ये क्वालिटेटिव वाले होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें बोल रहा है विच बैंक कंट्रोल द बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर। तो ये सिंपल है, आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैच द फॉलोइंग। तो मैं आपसे पूछता रहूंगा वन बाय वन, फिर आप वन बाय वन मुझे बताना। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी, तो मतलब ऑप्शन 1। फिर बी है एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला 1 माइनस एमपीसी, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3। सी, एमपीसी का फॉर्मूला, वेरी गुड, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। और डी एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई। तो इस तरह से सारे मैच द फॉलोइंग हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिफ्ट्स एंड रेमिटांसेस फ्रॉम एब्रॉड। ये याद है आपको बीओपी का कॉन्सेप्ट? एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। बीओपी के अंदर ये होता था कि ये होती थी क्रेडिट साइड, ये होती थी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर और डेबिट साइड के अंदर दो पार्ट्स होते थे बीओपी के। एक होता था करंट अकाउंट ऊपर वाला और एक होता था कैपिटल अकाउंट नीचे वाला। तो करंट अकाउंट में जो इनफ्लो होते हैं वो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो इसमें लिखा है गिफ्ट्स एंड रेमिटांस फ्रॉम एब्रॉड, इसका मतलब हमें एब्रॉड से पैसे आ रहे हैं। तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे इसको? क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्योंकि हम ऊपर वाले पार्ट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या बन गया? सी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज 800 करोड़
एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज 1500 करोड़, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेड? वैल्यू ऑफ मतलब ये वैल्यू ऑफ, वैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहना चाह रहा है, मतलब वैल्यू ऑफ ट्रेड एज इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना हो गया? -700, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो गया -700। चलो इसके बाद 7 से लेकर 10 तक जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए रीड द फॉलोइंग एंड आंसर ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ने का, फिर इसमें कुछ बातें भी आपको सिखाऊंगा भी। इन ए सिंगल डे गोपाल द बार्बर कलेक्ट्स ₹1000 फ्रॉम हेयर कट्स। अब ये जो कोई इस तरह का व्यक्ति होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप, गोपाल जैसे लिखा है, तो वो 1000 रुपए हेयर कट से कलेक्ट करता है एक दिन के अंदर। ठीक है ना? तो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के अंदर इसे जीडीपी एमपी कहा जाता है। तो मतलब मैंने बस शुरू के 5-6 अक्षर पढ़ते ही ये लिख लिया कि भाई अगर गोपाल बार्बर 1000 रुपए कलेक्ट कर रहा है पूरे दिन में बाल काट के, तो ये 1000 रुपए एक तरह से उस व्यक्ति के लिए जीडीपी एमपी है। खाली उस व्यक्ति के लिए, देश का जीडीपी नहीं है, उस व्यक्ति का ये जीडीपी एमपी है। ओवर दिस डे हिज इक्विपमेंट डेप्रीशिएट्स इन द वैल्यू बाय 100 रुपए। अब वो पूरे दिन भाई अपना उस्तरा वगैरह ये सब इस्तेमाल करता है चीजें, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी चीजें घिस जाएंगी, डेप्रीशिएट हो जाएंगी। तो 100 रुपए जो है वो उसका डेप्रीसिएशन हो जाता है, ये भी दे रखा है। ऑफ द रिमेनिंग 900, कह रहे जो 900 रुपए बच गए गोपाल के पास, गोपाल पे इनडायरेक्ट टैक्स वर्थ ₹60। अब जाहिर सी बात है गोपाल पर भी सरकार टैक्स तो लगाएगी ही, तो गोपाल जो है 60 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स दे देता है। कॉमा टेक्स ₹400 होम। तो वैसे अगर आप देखो अभी तक कितने रुपए बचे हैं गोपाल के पास? 840 रुपए बचे हुए हैं ना गोपाल के पास। तो गोपाल की पत्नी का फोन आया कि सुनो जी घर कितने रुपए लेकर आओगे? तो लिखा है गोपाल टेक्स 400 रुपए होम। तो गोपाल जो है कितने रुपए घर लेके जा रहा है? 400 रुपए। ठीक है, तो 400 रुपए गोपाल अपने घर लेके जा रहा है। एंड रिटेन्स 440 फॉर द इंप्रूवमेंट एंड बाइंग न्यू इक्विपमेंट। और पत्नी को समझा रहा है, कह रहे देखो मैं सारे रुपए घर नहीं लाऊंगा, ठीक है शाश्वत, मतलब 440 रुपए जो बच गए वो कह रहा है ये मैं अभी यहीं पे अपनी दुकान पर ही छोड़ रहा हूं, कल को नया सामान खरीदना है, नए इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, उसमें काम आएगा। समझ आ गया गोपाल की कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो अब 7th में वो पूछ रहे हैं सबसे पहले आपसे, फाइंड गोपाल्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो गोपाल का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है वो तो आपको फर्स्ट लाइन में ही पता चल गया। ठीक है, तो 7th का आंसर तो हो गया 1000। ठीक है, 7th का आंसर तो हो गया 1000। 8th में पूछ रहा है फाइंड गोपाल्स कंट्रीब्यूशन इन एनएनपी एमपी। तो वो निकाल लेते हैं। अब एनएनपी एमपी निकालने के लिए वैसे तो आपको पता ही है कि अगर मेरे पास जीडीपी एमपी है तो हम उसके अंदर डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे और एनएफआईए को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन। तो अब जीडीपी एमपी हमें पता है गोपाल का 1000 रुपए है और डेप्रीसिएशन 100 रुपए है। अब गोपाल बेचारा छोटा सा नाई है ना, तो उसको कोई फैक्टर इनकम अब्रॉड से तो आ नहीं रही, एनएफआईए तो कोई उसका कुछ है नहीं, दे भी नहीं रखा, तो वो हम 0 ले लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब गोपाल का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 900। तो ये आ गया आपका 8th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद है 9th में गोपाल्स कंट्रीब्यूशन इन एनएनपीएफसी, वो निकाल लेते हैं। अब वो 9th में पूछ रहा है कि गोपाल का कंट्रीब्यूशन एनएनपीएफसी के अंदर कितना है। तो एनएनपीएफसी के लिए आप क्या करेंगे? एनएनपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, ये फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन। एनएनपीएमपी हमें पता है गोपाल का है 900 और उसने कितने रुपए टैक्स पे करे थे? 60 रुपए सरकार को। तो 840 रुपए इसका मतलब हो गया उसका एनएनपीएफसी के अंदर कंट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन नंबर भी तो बताओ।
सी। ठीक है, क्लियर। एंड लास्ट 10th, इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर दो ऑप्शंस में से चूज करना है, तो आप प्लस प्लस कह रहे हैं बच्चे, तो सही है प्लस? श्योर? ओके, प्लस सही। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू एनआईटी प्लस सब्सिडी। कई बच्चे माइनस लिखने की गलती कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गए? चलो, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, ये मैं करवाऊंगा, इसको एग्जाम में तमीज तहजीब से करना होता है। ठीक है, वैसे गंदा गंदा नहीं करना होता जैसे आप करते हो। तो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ठीक है, ऐसे हेडिंग बनानी है आपको, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ठीक है ना, ऐसे हेडिंग बनाते हैं। इसी तरह एक और बना देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो एक बार ओरली कौन बच्चा फॉर्मूला सुनाएगा वैल्यू एडेड का? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और सेल्स के अंदर क्या क्या सेल्स आ जाती हैं? सेल्स के अंदर एक्सपोर्ट भी आ जाता है, सेल्स टू हाउस होल्ड भी आ जाता है, सेल टू अदर फर्म भी आ जाता है, सेल टू गवर्नमेंट भी आ जाता है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले दिया है परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। इसका मतलब है कि फर्म बी ने खरीदा है फर्म ए से। ठीक है, तो फर्म बी ने खरीदा है फर्म ए से, तो फर्म बी के लिए, हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन इसमें मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो प्रेजेंटेशन है। अच्छा, तो फर्म बी ने खरीदा है तो फर्म बी की परचेज है, तो इसलिए माइनस कर देते हैं। और फर्म ए ने बेचा है तो फर्म ए की सेल है, तो फर्म ए में ऐड कर देते हैं, मतलब 40 इधर की तरफ सेल की तरफ लिख लेते हैं। तो ए ने बी को बेचा है, समझ में आ रही है ये बात समझ आ रही है? ए ने बी को बेचा है, तो ए के लिए तो सेल हो गई, बी के लिए वो परचेज हो गई। ओके, चलो इसके बाद है सेल्स बाय फर्म बी। फर्म बी ने सेल करी 80 की, तो ये तो आप 80 फर्म बी की सेल में लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट्स बाय फर्म बी, इसको क्या करने का है? इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करना मतलब खरीदना ही होता है अर्नव, तो फर्म बी ने इंपोर्ट करी है। ठीक है, तो -10। उसके बाद है रेंट पेड बाय फर्म बी। रेंट पेड क्या होता है? वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, तो उसको भी माइनस कर देंगे, -5। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक फर्म बी का और क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी का, तो चेंज इन स्टॉक कितना हो जाएगा? 5। तो चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे, तो +5। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? उसके बाद है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। फर्म ए ने खरीदा है फर्म बी से, तो फर्म ए ने खरीदा है तो फर्म ए में माइनस कर दिया। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो यहां पर +20 लिखेंगे, है ना? अर्नव जैसे बच्चे जो उतावलेपन में कह रहे हैं कि सर बी ने सेल करी है तो बी में +20 कर दो, है ना? ऐसे ही कह रहे हो ना अर्नव आप? तो अब सुनो ध्यान से मेरी बात, ये जो फर्म बी की 80 रुपए की सेल दे रखी है, लिखा है बी पॉइंट में सेल्स बाय फर्म बी, इस 80 का मतलब है कि इसके अंदर बी की सारी सेल्स आ गई है,
समझे? तो ये 20 जो है ये भी इस 80 के अंदर की ही बात है एक तरह से, ठीक है, तो अलग से नहीं जोड़ना। तो ये वो गलती है जो काफी बच्चे करते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है दीपांकर बाबू, आप तो नहीं करोगे गलती? हाँ तुम तो खैर होशियार हो। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। तो इससे चेंज इन स्टॉक ऑफ ए कितना आ गया 10, तो प्लस 10, तो चेंज इन स्टॉक आ गया 10। बस और तो कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो बस अब आप निकाल लो। ए का आंसर 30 और बी का, उसका भी 30। ठीक है, तो दोनों फॉर्म्स का इसका मतलब वैल्यू एडिशन जो है वो है 30। चलो, तो समझ आया, दिमाग खुला, थोड़ा क्लैरिटी हो गई वैल्यू एडिड मेथड। ओके, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सपोज C is equal to 40 plus 0.8 YD, T is equal to 50, I is equal to 60, G is equal to 40, X is equal to 90, M is equal to 50 plus 0.05 Y। फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम पहली चीज। बी, फाइंड नेट एक्सपोर्ट बैलेंस एट इक्विलिब्रियम इनकम दूसरी चीज। सी, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम इनकम एंड नेट एक्सपोर्ट बैलेंस व्हेन द गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज फ्रॉम 40 टू 50। वो फ्रॉम 40 टू 50 है वो, ठीक है जी। हाँ, वो 250 है, मतलब 40 एंड 50 नहीं है, फ्रॉम 40 टू 50। तो पसीने क्यों आ रहे हैं? हाँ, तो अब आप कौन बच्चा बताएगा? चलो, हाँ, नो आइडिया। हाँ, एक दो चीजें बताओ जो जो आइडिया है। मतलब, हाँ, हालांकि तो वैसे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रेलिवेंट वैसे नहीं है, क्योंकि आपके में 4 सेक्टर तो नहीं डालेगा, बट फिर भी चलो है क्वेश्चन, दिमाग बुद्धि तो लगानी आनी चाहिए ना, है ना? दिमाग तो घिसना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम, चलो रिवाइज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? नहीं नहीं, हाँ, दूसरी अप्रोच ए डी इज इक्वल टू ए एस, है ना? एक बार रिवाइज करते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं। ए डी इज इक्वल टू ए एस। अब पहले एएस की अगर बात करें, एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, तो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज, नहीं, वाई, इनकम। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम बोलते हैं, वाई बोलते हैं। और जो एक टॉपिक होता है एग्रीगेट डिमांड, उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, वो तो खैर कोर्स में है ही है। वो 4 कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये बन गई एक इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये बन जाएगी। तो एडी एक तरफ बराबर हो गया एएस एक तरफ। तो पहले इतना नोट करो। हाँ, तो पहले इतना नोट करो। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब तो आप चैंपियो, सी की वैल्यू क्या दे रखी है? ठीक है, तो 40 प्लस 0.8 वाई लिख लो। हाँ, वो वाई डी जो है वो उसी के साथ ही, उसका कोई रोल नहीं है। वो वाई डी लिख देते थे पहले सिंबल, तो वो वाई कह लो वाई डी कह लो, एक ही बात है। नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद आई 60, उसके बाद जी 40,
और नेट एक्सपोर्ट कैसे? नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना है? 90। और माइनस इंपोर्ट कितना है? 50 प्लस 0.05y। ठीक है, बोलो ये ठीक है? इज इक्वल टू वाई। एप्लीकेशन समझ आया ना, कॉन्सेप्ट समझ आया ना कि क्या यूज कर रहे हैं हम, एडी और एएस को बराबर रख रहे हैं। चलो अब थोड़ी सी अपने अपने गणित का हुनर दिखाते हुए वाई की वैल्यू फाइंड करें और मुझे भी करवाएं। 720 आ रहा है वाई, लिख दूं डायरेक्ट? तो कन्याओं की बात मानते हुए लिख रहा हूं मैं। बताओ वाई सॉल्व करके फाइनली वाई सही सही बताना, एक बार में गलत नहीं होना का। बस तुम और मैं तो चेपेंगे जो वो बताएंगे। 100, 140, 230, 180 तो इधर आ गया। 180 प्लस 0.75y, फिर वो उधर चला गया तो 0.25y, तो 720 आ रहा है। तो गलत आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी गणित में गड़बड़ है। क्योंकि तो कुछ हो ही नहीं सकता ना गणित में, क्योंकि का तो कोई रोल नहीं है। हो ही नहीं सकता 720। 180 बटे 0.25, तो 180 बटे 0.25 कितना हो गया? 720। आएगा भी नहीं, बस लिखो। कह रहा मेरा नहीं आ रहा, तो ये थोड़ी ना, तो तुम्हारा नहीं आ रहा तो आंसर गलत हो गया। इसे सॉल्व करो अर्नव एक बार। 180 अपॉन 0.25, तो यही आएगा 720। चलो ठीक है, ओके। अब बी पार्ट। बट फिर एस में तो बाकी कंपोनेंट तो इग्नोर हो जाते ना उस हिसाब से। तो ये तो हाँ, तो ये तो अप्रोच ही एडी की लगानी पड़ेगी हमें। ए नहीं तो फिर ऐसे तो आप जी को बेकार कर देते, इसको बेकार कर देते, है ना। तो इसीलिए हमको एडी की अप्रोच लगानी पड़ी। चलो सेकंड पार्ट। अब ये बताओ नेट एक्सपोर्ट का बैलेंस कितना है? नेट एक्सपोर्ट 4 कह रही है कन्या, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले तो नेट एक्सपोर्ट लिख लो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। अब दीपांकर बाबू ये बताओ वाई की क्या वैल्यू पुट करें? 720। वेरी गुड। तो 720, 720 इंटू 0.05, 36। ओके, तो ये हो गया जी 90 माइनस 86 यानी कि 4। सही, तो नेट एक्सपोर्ट बैलेंस आ गया 4 एट इक्विलिब्रियम लेवल इनकम पर। ये क्लियर? ठीक है, यहां पे कोई डाउट परेशानी तो नहीं? अब उसने सी पार्ट में ये पूछा है कि अगर मैं गवर्नमेंट की परचेज को यानी जी की वैल्यू को 40 से बढ़ाकर 50 कर दूं, अगर मैं गवर्नमेंट जी की वैल्यू को 40 से बढ़ाकर 50 कर दूं, तो फिर नई वैल्यूज निकालो। तो मैं अगर गवर्नमेंट वाले इस जी को 40 से बढ़ाकर 50 कर देता हूं, मान लो, ऐसे नहीं +10 हो जाएगा, करके तो देख लो कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इक्वेशन भी तो बदल जाएगी भाई। ये 180 की जगह
190 हो जाएगा, तो वो 760 हो जाएगा। तो नया इनकम जो आएगा वो आएगा 760, ठीक है, +10 हो जाएगा। भरोसा नहीं है ना, कुछ पता चला बच्चा वाई में ही सोचे कि बस 720 पहले आ रहा था और अब 10 बढ़ गया तो अब 730 आएगा, है ना, ऐसे दीपांकर और शाश्वत जैसे बच्चे सोच सकते हैं। अरे तुम तो होशियार हो। अब नेट एक्सपोर्ट्स बताओ नए वाले, अगर हम वाई की वैल्यू 760 पुट करते हैं, वो ये कह रहा है, अगर वाई की वैल्यू 760 पुट करते हैं तो अब क्या आएगा, 38, तो 88, तो 2, तो नेट एक्सपोर्ट बैलेंस जो है वो 2 आ जाएगा। तो अगर हम y की वैल्यू 760 पुट करेंगे तो फिर नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू 2 आ जाएगी। नोट करो ना, ये देखो भी नालायक, दिखाना जरा। चलो ठीक है, तो इसका एक चॉइस वाला क्वेश्चन जो है वो और डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान ध्यान से मेरे साथ साथ आप मेन पॉइंट्स लिख लेना, सो दैट बाद में आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। रिसेंटली मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, पहले इतनी लाइन पढ़ ली। कह रहा है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया है। अरे यार, समझाने देना नहीं है, पहले ही तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास डॉलर्स जो है वो आने ज्यादा शुरू हो जाएंगे। तो जब हमारे पास डॉलर्स की मात्रा बढ़ रही है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई इसकी वजह से, अरे 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 अरे, इतना दिमाग नहीं, घुटने में दर्द होगा अभी, स्टेप बाय स्टेप। तो ये बताओ कि इससे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी कि नहीं, ये पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो वही लिखा है कि रिसेंटली मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया विच लीड टू अ राइज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारे विदेशी संस्थाओं ने भारत में हम निवेश करना शुरू कर दिया। तो इससे आप समझ पा रहे हो, इससे सप्लाई जो है डॉलर की बढ़ जाएगी, है ना, नेचुरल सी बात है, डायग्राम देख के पता चल रहा है। तो अब वो कह रहे हैं हाउ डज दिस अफेक्ट द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, रजिस्टर खोल लिया, चलो ठीक है। ये डायग्राम भी आप बना सकते हो एग्जाम में फॉर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। चलो मैं सुंदर सुंदर जैसे मैं करूंगा वैसे करना है, एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है, सुंदर बड़ा डायग्राम। वाई एक्सिस पर क्या लिखना है बताओ, नहीं, वाई एक्सिस पर लिखना है प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या इसको रेट भी बोल सकते हैं। और एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हाँ ठीक है ना। अब बचपन में आपने क्या सीखा था कि सप्लाई कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग और डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और जहां पर इनकी भिड़ंत हो जाती है वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से आपको पता लग जाता है कि क्या है इक्विलिब्रियम रेट। पहले इतना क्लियर। चलो अब इक्विलिब्रियम रेट एज्यूम कर लेते हैं, बताओ क्या एज्यूम करें, $1 कितने रुपए का, 70 मान लेते हैं। चलो ठीक है, तो एज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं रेट जो है वो $1 का कितना है, 70 है, ठीक है। तो पहले यहां तक बनाओ। अब अपने अपने पड़ोसियों का चेक करो कि क्या उसका डायग्राम आपसे सुंदर है। ठीक है, पहले यहां तक क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमको इनकॉर्पोरेट करना है जो क्वेश्चन में दे रखा था। उसने दिया था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, जिसकी वजह से सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ रही है। तो अब हमको सप्लाई कर्व को कैसे शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सप्लाई कर्व को आप राइट में शिफ्ट करके दिखा दो,
नाम दे दो S1 कुछ भी नाम दे सकते हो वैसे तो सप्लाई कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, सही, कोई गलत तो नहीं है इसमें। अब जब सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो गया तो नया पॉइंट आएगा। नया पॉइंट कहां आ रहा है? यहां आ रहा है ना। इसको नाम दे दिया मान लो ई डैश। तो नए पॉइंट के आने से अब नया रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ब्रैकेट में बताओ क्या लिखो? $1 इज इक्वल टू 60 लिख लो। चलो यही होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ने से रेट क्या हो गया? कम हो गया। पहले 70 था और अभी 60 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम? वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। बस, तो 3 नंबर में आपको ये कलाकारी करनी थी। तो इसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। तो जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहां इन्वेस्ट करेंगे तो इससे हमारी करेंसी जो है अप्रिशिएट हो जाएगी। तो अपने अपने पड़ोसी का डायग्राम चेक करो कि उसने बना लिया पूरा प्रॉपर। नहीं, 3 नंबर में हो तो गया एक्सप्लेन। जो मैंने अभी बकवास करी पिछले 5 मिनट वो आपको अंग्रेजी शब्दों में लिखनी है बस। हाँ, करेंसी एप्रिसिएशन लिखा डायग्राम के नीचे। चलो ठीक है। अब बातें नहीं बच्चों, आप तो बातें ऐसे कर रहे हो जैसे आपको सब आता है। हाँ क्या? तुम्हें? हाँ, वो कह रहे हैं हाँ मैंने लाया को। हाँ, हो तो और बुरी बात है। चलो 13th, इलेबोरेट हाउ डज सेंट्रल बैंक स्टेबलाइज मनी सप्लाई थ्रू बैंक रेट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आप मार्क कर लो। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। चलो मैं इसका आपको वो बताता हूं कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का है ना। देखो सबसे पहले आप ऐसे बड़ी बड़ी हेडिंग डालो, मैं अपने साथ ही लिखवाता हूं। बैंक रेट, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाली, कर ली, अंडरलाइन कर दिया ताकि टीचर का ध्यान आकर्षित हो जाए थोड़ा सा। फिर उसके नीचे एक सुंदर सा हाथ का निशान बना दिया, अगर बने तो। नहीं तो एरो बनाओ, देसी तरीका। अब बैंक रेट की जो डेफिनेशन है उसे लिखो। ठीक है, वो डेफिनेशन जो भी होगी वो आप यहां लिखोगे। मुझे ऐसी ओरली सुना दो, क्या होता है बैंक रेट, एक बार बताओ। मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, बिल्कुल सही। तो इट, हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म, परफेक्ट। तो इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई या सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन। अब आप ये लिखोगे, अब उसने ये पूछा कि सेंट्रल बैंक बैंक रेट की मदद से किस प्रकार से मनी सप्लाई को स्टेबलाइज करता है। ठीक है ना, तो ये हम हेडिंग अब ऐसे ही बनाएंगे कि अब हम ये समझा रहे एग्जामिनर को कि हाउ सेंट्रल बैंक स्टेबलाइज मनी सप्लाई। मतलब ये हमारी मेन हेडिंग हो गई कि अब हम ये समझा रहे हैं। तो फिर आप इसमें लिखोगे केस 1, उसको बॉक्स बना दो। हर बार जरूरी नहीं हाथ का निशान ही बनाना है ना, वैरायटी होनी चाहिए डिजाइनिंग में। कभी बॉक्स बना दिया, कभी सर्कल बना दिया, कभी ट्रायंगल बना दिया, कभी सितारा बना दिया, हाँ बादल बना दिया। अच्छा ठीक है, तो कि सेंट्रल बैंक जो है वो मनी को कैसे स्टेबलाइज करता है। तो हम एग्जामिनर को कह रहे हैं कि देखो इसमें 2 केस होंगे, तो केस 1 केस 2, इस तरह के बॉक्स में 2 हेडिंग आ गई। तो अब वो मुझे आप ओरली सुना दो कि केस 1 में क्या होगा। मतलब केस 1 क्या कहना चाह रहे हैं हम? मनी सप्लाई ज्यादा है, मान ले। हाँ, तो ऐसा लिख लेते हैं, एक हेडिंग बना देते हैं, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, मान लेते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। तो अब फिर हम डैश डाल के यहां अपनी कहानी लिख देंगे कि भाई ये होता है, इसमें सेंट्रल बैंक ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी। वो मुझे ओरली सुना दोगी क्या करेगी। हाँ, हाँ, इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस है ना। हाँ,
तो मैं बता देता हूँ, मेन चीज बता देता हूँ, वो आप नोट कर लेना। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का मतलब वैसे ये होता है कि लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो ऐसे में जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में पूरा समझाना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने का आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो फिर डिस्करेज हो जाते हैं आरबीआई से लोन लेने के लिए, वो कम लोन लेते हैं आरबीआई से। और जब वो लोग कम लोन लेते हैं आरबीआई से तो वो पब्लिक को भी कम ही लेंड कर पाते हैं, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मतलब ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। कहोगे तो मैं रिपीट कर देता हूं, समझ गए क्या लिखना है? कि आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक डिस्करेज हो जाते हैं आरबीआई से लोन लेने के लिए, और और कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो लोगों को कम लोन दे पाते हैं और अल्टीमेटली मनी सप्लाई कम हो जाती है। अच्छा, फिर दूसरा तो समझाने की जरूरत ही नहीं, समझ ही गए क्या करना है ना। डिफ्लेशनरी सिचुएशन हेडिंग डाल के अंडरलाइन करके फिर उसमें इसका उल्टा लिख दोगे। और थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए कंक्लूजन लास्ट की हेडिंग बना दी, उसमें वही करली अंडरलाइन करके कंक्लूजन में ये लिख दिया कि 10, मतलब कि देखो आरबीआई इस तरह से बैंक रेट को इस्तेमाल करता है टू स्टेबलाइज मनी सप्लाई। मतलब जो क्वेश्चन ने पूछा वही आपने रिपीट कर दी लाइन कि भाई आरबीआई इस प्रकार से बैंक रेट को यूज करता है टू स्टेबलाइज मनी सप्लाई, ठीक है ना। तो आपका आंसर थोड़ा आकर्षक लगेगा, अच्छा लगेगा कि बैंक रेट आपने समझा दिया, सेंट्रल बैंक कैसे करेगा वो समझा दिया, दोनों केस, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? हाँ, के वहां पे चलेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में यही गलती है। मतलब नहीं, वही तो नंबर कटेंगे। अब ये थोड़ी ना वो पूछ रहे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, तुमने कह दिया के है। तो इसके नंबर थोड़ी ना मिलेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के है। इसकी परिभाषा बताओ एग्जैक्ट, अगर किसी को याद है तो। हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इसको अंग्रेजी में लिखना है, इस बात को। हाँ, इस बात को अंग्रेजी में लिखना है, फिर बाद में नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो कि भाई के इज इक्वल टू ये, लेकिन ध्यान रखना पहले अंग्रेजी ही लिखनी है, कहीं सीधा लिख दो के। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब वो पूछ रहा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आओ ये मेरे साथ साथ दोबारा बनाएंगे फॉर रिवीजन। हाँ वो तो जो भी होता है। चलो दीपांकर जल्दी से शेड्यूल बनाओ, जल्दी से एक डायग्राम बनाओ। बताओ एक्स एक्सिस पर क्या लिखेंगे? के, और वाई एक्सिस पे एमपीसी। वेरी गुड, ठीक है। तो के और एमपीसी, तो के और एमपीसी का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो कैसा कर्व बनाएंगे? अपवर्ड स्लोपिंग, है ना, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो कैसा कर्व बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब है कि अगर एमपीसी की वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे तो हमारे के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। कम करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट रिलेशन। फिर शेड्यूल में ये रिलेशन हमको शो करना पड़ेगा। शेड्यूल में आप कोई भी एमपीसी की 4 वैल्यूज ले लो। एमपीसी ले लो 0, एमपीसी ले लो 0.25, एमपीसी ले लो 0.5, एमपीसी ले लो 1, 0.8 ले लो, हाँ कुछ भी ले लो। अब एमपीसी अगर 0 है तो के की वैल्यू
हाँ मतलब वैल्यू 1 सॉल्व करके 1। दीपांकर याद है फॉर्मूला के का? कैसे बताया बच्चों ने? 1 नहीं पता तो लिखो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये फॉर्मूला होता है ना, तब वहीं से तो रिलेशन निकाल रहे हैं। ये k और एमपीसी का रिलेशन कहां से आ रहा है? इस फॉर्मूले से आ रहा है। हाँ, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब एमपीसी की वैल्यू 0.25 पुट करो तो k क्या आएगा? 1.33। फिर एमपीसी की वैल्यू 0.5 पुट करो तो k की वैल्यू क्या आएगी? 2। फिर एमपीसी की वैल्यू 1 पुट कर दो तो k की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे k की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट इसमें? चलो जी। हाँ तो मैडम पहले पहले ये हाँ हाँ हाँ, तो बस ये एग्जांपल में आप कोई भी अपनी मनगढ़ंत फिगर ले सकते हो एमपीसी की। हाँ नहीं, मल्टीप्लायर की वर्किंग तो अलग होती है ना, वो तो वो जो टेबल बनवाई थी वो लंबी। हाँ 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 जी, डेल्टा वाई डेल्टा आई वो वाला, डेल्टा सी डेल्टा एस। चलो इसके बाद चॉइस का क्वेश्चन। हाउ कैन यू डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग्स कर्व? इलैबोरेट। कंजम्पशन कर्व कैसे डिराइव करेंगे हम सेविंग कर्व से? तो इसका मेरे साथ बस डायग्राम डायग्राम बनाना है। तो दो डायग्राम बनाने हैं, एक के नीचे एक। ऊपर वाले डायग्राम में एक्स एक्सिस में बताओ अक्षत क्या लिखना है? नहीं, इनकम। आउटपुट भी लिख सकते हो लेकिन इनकम लिखो ना, ज्यादा मजेदार है। और वाई एक्सिस पर सेविंग्स, और नीचे वाले डायग्राम पे एक्स एक्सिस पर इनकम, और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। तो पहले फटाफट ये बनाओ, अपने अपने पड़ोसियों का चेक करो कि उसने बनाया इतना। फिर सेविंग कर्व कैसे बनाते हैं दीपांकर, याद है? नीचे से, जीरो के नीचे से, मतलब क्योंकि वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, और अपवर्ड स्लोपिंग बनाने का। तो ये बनाओ सेविंग्स कर्व। बनाओ एक बार, चेक करो अपने पड़ोसी का बना लिया उसने? ठीक है, और तुम अपने पड़ोसी का चेक करो, उसने बना लिया? बन गया? हाँ, दोनों का चेक करना है तुम्हें। अच्छा, अब चलो, अब ध्यान से सुनना, जिनको नहीं पता उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ये सेविंग्स कर्व जो गिवन है, इसकी मदद से हमको कंजम्पशन कर्व पता लगाना है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स आपको अंग्रेजी में लिखने पड़ेंगे। पहले मैं ये मेंशन कर दूं डिस्क्लेमर, स्टेप्स आपको अंग्रेजी में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें लगभग लगभग 4 मेन पॉइंट्स होते हैं, जिसमें 4 पॉइंट्स होते हैं बड़े बड़े, मतलब बड़े मतलब कि दो दो लाइन के। ठीक है जी, तो वो मैं ओरली डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहला स्टेप अभी बताता हूं। तो अब पहले हमको स्टार्ट करने के लिए नीचे वाले डायग्राम में वाई का, इनकम का कर्व बनाना पड़ता है, और इनकम का कर्व 0 से बनता है 45 डिग्री। वेरी गुड। तो इसका मतलब बच्चों को याद है। ठीक है, चलो अब
ध्यान से सुनना सो दैट आपको स्टेप्स लिखने में आसानी हो जिनको नहीं पता। ठीक है, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि सेविंग्स में आप ये देख रहे हो नेगेटिव, मतलब कि जीरो से कितना नीचे से सेविंग स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं माइनस सी बार, जिसको हम बोलते हैं माइनस सी बार, डिस सेविंग्स, है ना। तो जितना हिस्सा सेविंग्स का नीचे से शुरू हो रहा होता है, कंजम्पशन उतने ही हिस्से ऊपर से शुरू हो रहा होता है, क्योंकि उसको हम पॉजिटिव, या मतलब पॉजिटिव तो लगाने की जरूरत नहीं, सी बार बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो जितना सेविंग्स नीचे से शुरू हो रहा होता है, माइनस सी बार होता है, उतने ही पोर्शन से कंजम्पशन ऊपर से शुरू हो रहा है ओरिजिन के। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 होता है, ये आपको अंग्रेजी में लिखना है। ठीक है, फिर अगला, तो वो कैसे पहचानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट? हाँ, जहां सेविंग्स जीरो होती हैं, यानी कि इस पॉइंट पर, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, हाँ इमेजिनरी लाइन अप बनाएंगे, तो वहां पर जहां सेविंग जीरो होती है, वहां पे दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई होती है? राइट, तो वहां पर y जो है वो c के बराबर होता है। तो हम एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे नीचे, और जहां पर भी वो y के बराबर आ जाएगा वहां पर रुक जाएंगे। तो जहां पर भी वो y के नीचे आएगा वहां पे रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 2 पॉइंट मिल गए, उन्हें ज्वाइन करके लाइन को एक्सटेंड कर दो। तो कौन से 2 पॉइंट है दीपांकर? देखो ये बच्चे क्या कह रहे हैं। एक पॉइंट है ये हरे रंग वाला, एक पॉइंट है ये, दिख गए दोनों हरे रंग के पॉइंट। तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे तो हमें कंजम्पशन का कर्व मिल जाता है। तो ये आपको स्टेप्स अंग्रेजी में लिखने पड़ेंगे। इस प्रकार से हम कंजम्पशन कर्व को डिराइव करते हैं फ्रॉम सेविंग कर्व। तो अपने अपने पड़ोसी का चेक करो, अगर उसका नहीं बन रहा या गलत बन रहा है तो उसके पेज पे लिख दो रॉन्ग। तुम्हारा तो पेज फाड़ना पड़ जाएगा। चेक करवाओ अपने पड़ोसी को, देखो जैसे मेरा बनाया सुंदर सुंदर वैसे ही दीपांकर तुम मुझे दिखा दो, दिखाना एक बार। ओके चलो ठीक है, तो समझ आ गया, लेकिन याद आ गया? क्लियर सबको? इसमें कोई डाउट किसी को? क्या है? चलो अच्छा ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है। क्वेश्चन नंबर 15, what happens if AD is greater than AS prior to the full employment level of output? चलो ये मैं करवाता हूं। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करवाता हूं। तो लिखो 15th का आंसर जल्दी जल्दी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस प्रायर, प्रायर मतलब पहले, टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अरे मालिक माफ करो, जब बुद्धि लगाने को कहा जाए तब लगानी है, अभी कुछ नहीं। चलो मैं जैसे जैसे मैं बनवा रहा हूं बनाते रहो भी, आपको मुझे पता है याद तो है नहीं, इसलिए आप इधर उधर की बातें करो, इससे बेटर है मैं आपको सही चीज सिखा दूं ना समय से। तो इस डायग्राम के अंदर आपको एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है? हाँ इनकम या आउटपुट कुछ भी लिख सकते हो इसमें, तो आप आउटपुट लिख लो या इनकम लिख लो। और वाई एक्सिस पर वेरी गुड, एएस कॉमा एडी। चलो अब इसमें पहले हम ओरिजिन से शुरू करके कर्व बना लेते हैं। इसको आप नाम दे दो एएस 45 डिग्री।
ठीक है। उसके बाद आप दूसरा कर्व बना लो AD, जो थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, क्योंकि वो ओरिजिन से शुरू नहीं होता, तो वो थोड़ा ऊपर से शुरू होगा और AS को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले आप इतना बनाओ। चलो ठीक है जी। उसके बाद इस बिंदी को वैसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से आप एक लाइन नीचे भी लेकर आ जाओ। तो इसे हम वैसे तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, या इसको यहां इस क्वेश्चन के अनुसार हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मान लेते हैं, तो OF नाम दे देते हैं। हाँ, OF मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। पहले तो हो गया सिंपल डायग्राम इक्विलिब्रियम का, ठीक है, प्योर इक्विलिब्रियम, जिसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा से रीड करते हैं, अब हमको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं, व्हाट हैपेंस इफ AD इज ग्रेटर देन AS प्रायर, मतलब पहले, टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब कि वो कह रहा है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले मतलब इधर की तरफ ही होगा, तो इधर की तरफ अगर वो कह रहा है कि AD की वैल्यू ज्यादा है AS से, आप देख पा रहे हो AD जो है वो ऊपर है, AD कर्व, और AS कर्व जो है वो नीचे है ना। तो इसका मतलब ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि AD इज ग्रेटर देन AS है ना, AD इज ग्रेटर देन AS है। तो वो कह रहा है कि अगर हम किसी ऐसे आउटपुट लेवल पर हैं जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले है और जहां पर AD इज ग्रेटर देन AS है। पहले पूरा क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्लियर? कि हम किसी ऐसे लेवल पर हैं जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से पहले है और जहां पर AD ग्रेटर देन AS है। ये क्लियर? तो फिर वो पूछ रहा है व्हाट हैपेंस, तो क्या होगा। तो अब इसमें आप अपना ज्ञान प्रकाश बताइए कि क्या होगा। वन बाय वन, वैसे इस पे ना 2-3 अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, मैं जो ऐसे ओरली बता दो कि हाँ, इसका मतलब ये है कि एक तो बाजार में एक्सेस डिमांड होगी, या ये एक तरह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, ऐसा बोल सकते हैं, या हो रही है इस आउटपुट पे। हाँ, नहीं, उससे पहले एक चीज और, कि ये क्या डिनोट, हाँ, इसमें आप हाँ, कि प्रोड्यूसर के पास एक अनप्लान्ड, ये लिख लेना, की पॉइंट्स हैं, अनप्लान्ड डिक्रीज हो जाएगी इन इन्वेंट्री। क्योंकि हाँ, मैं समझाता भी रहता हूं, इसका मतलब ये है अनप्लान्ड डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब कि भाई प्रोड्यूसर के पास सामान कम रह गया, डिमांड ज्यादा हो गई, लोग ज्यादा गए खरीदने, उसके पास सामान कम रह गया, तो उसकी इन्वेंट्री कम पड़ गई प्रोड्यूसर की। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा ऐसे में? हाँ, वो और हायर करेगा, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और अल्टीमेटली वो अपने आउटपुट को या प्रोडक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो फिर हम ये एरो बना के भी दिखा सकते हैं कि वो क्यू वाले लेवल से देखो धीरे धीरे आगे बढ़ के कहां आने की कोशिश करेगा, आउटपुट लेवल बढ़ाकर इक्विलिब्रियम पर। तो प्रोड्यूसर अपने आउटपुट लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह की अंग्रेजी और ये वाला डायग्राम इसके अंदर आप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ आया? अब डायग्राम जरूर चेक कर लो अपने अपने पड़ोसियों का कि उसका बिल्कुल सही सुंदर सटीक बना है कि नहीं। सुंदर है? तुमसे भी अच्छा बनाया है? चलो ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, वो करेंगे। हाँ, लेबलिंग जिसको बोलते हैं डायग्राम की, वो करेंगे कि ई जो है वो इक्विलिब्रियम है, या OF लेवल जो मैं दिखा रही हूं वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, मेंशन करें। चलो 16th, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 16 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स हैं। ए,
डिस्कस ब्रीफली थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लिखो मेरे साथ, हेडिंग बनाओ सुंदर सुंदर। इनकम फ्रॉम तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या आपको ये पता है वैसे कि इसका, हाँ अरे वाह, तो इसका देसी नाम है वैसे ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस का ही दूसरा नाम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये लिखो। तो कायदे से इसके दो भाग होते हैं, कायदे से तो इसके मोटे मोटे दो भाग होते हैं। एक तो कि भाई आपको प्रॉपर्टी से कितनी इनकम मिल रही है, और दूसरा ये कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप से कितनी इनकम मिल रही है। तभी तो इस पूरे का नाम क्या पड़ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो इसके दो अंग होते हैं कि भाई प्रॉपर्टी से कितनी इनकम मिल रही है और एंटरप्रेन्योरशिप से कितनी इनकम मिल रही है। तो प्रॉपर्टी से जो इनकम मिलती है वो क्या क्या मिलती है, हाँ रेंट एंड रॉयल्टी, और दूसरा इंटरेस्ट। ठीक है, तो बनाओ। और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम मिलती है, प्रॉफिट। वो तो इसके अंग होते हैं, हाँ वो तो खैर जरूरत नहीं है अभी बताने की, बता भी सकते हैं वैसे तो। तो अल्टीमेट क्वेश्चन ने वैसे ये पूछा था कि डिस्कस ब्रीफली। अब डिस्कस ब्रीफली करना है, ये अभी तक जो हमने करा इसके मार्क्स नहीं, ये तो आपका मैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करवा रहा था। ठीक है, इसके मार्क्स कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है, आंसर नहीं है। तो अल्टीमेटली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो उसने कहा है तीन कंपोनेंट्स बताओ, वो हैं रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो आपको ये तीन की हेडिंग बनाकर लिखना है बेसिकली आंसर। अब डिस्कस ब्रीफली, डिस्कस ब्रीफली का मतलब कि सबके बारे में कुछ तो चर्चा करोगे। भाई डिस्कस ब्रीफली का मतलब क्या है कि संक्षेप में कुछ चर्चा करें। तो चलो अक्षत, पहले रेंट एंड रॉयल्टी के बारे में चर्चा करो मेरे साथ। मेंटल एसेट देने हैं ठीक है, इंटेंजिबल एसेट या हाँ इंटेंजिबल एसेट बोल सकते हो या सर्विस बोल सकते हो। तो रेंट एंड रॉयल्टी के लिए आपको ऐसी ही कुछ एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेफर बुक, मतलब लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के लिए रेफर बुक। बाकी अपने समझने के लिए ये कि अगर हम कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी टेंजिबल एसेट किराए पर देते हैं तो हमको बदले में रेंट की इनकम मिलती है, या अगर हम किसी को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो हमको रॉयल्टी मिलती है ना। तो ये होता है रेंट एंड रॉयल्टी। फिर इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस ब्रीफली। इंटरेस्ट हमें कब मिलता है, नहीं एग्जैक्ट टर्म बताओ। इंटरेस्ट जो होती है वो कौन से फैक्टर, इनकम कौन से फैक्टर के अगेंस्ट मिलती है, कैपिटल। तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि जब हम कहीं पर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं या हम किसी को कैपिटल देते हैं अपनी, तो बदले में उसके रिटर्न में हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो दिस इज इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा, बट रेफर करना है बुक को। और प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें। प्रॉफिट के बारे में आप बहुत सी चीज डिस्कस कर सकते हो कि प्रॉफिट जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप को मिलती है अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने के लिए, या जो एंटरप्रेन्योर कमाता है अल्टीमेटली वो प्रॉफिट होता है। और इस प्रॉफिट के भी अल्टीमेटली तीन कंपोनेंट्स छोटे छोटे होते हैं, वो आप बता ही सकते हो, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। तो प्रॉफिट, हाँ ये वही, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो फिर प्रॉफिट के अंदर ये आपकी डिस्कशन होगी। ठीक है, तो बस आप ये नोट कर लो सो दैट आपके पास पता रहे कि आपको कैसे आंसर प्रेजेंट करना है। हम्म, जो नहीं मिक्स्ड इनकम तो अलग ही होगी। मिक्स्ड इनकम तो
ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर जो है वो एक अलग चीज हो गई। यहां पर तो हम सारे सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं, भाई कुछ लोग होते हैं जो खाली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस दे रहे हैं, वो कहते हैं भाई हम तो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस देंगे और प्रॉफिट लेंगे। वो जरूरी नहीं है कि वो अपनी लैंड भी लगा रहे हो, वो अपनी कैपिटल भी लगा रहे हो, या अपनी बुद्धि मतलब अपना लैंड लेबर, हाँ लेबर भी लगा रहे हो, जरूरी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस देते हैं और सीधा बदले में प्रॉफिट ले लेते हैं। कोई एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे प्रैक्टिकली भाई जैसे किसी ने अपनी कोई लैंड नहीं दे रखी बिजनेस में, उसके किसी मित्र ने लैंड लगा रखी हो, उसने कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रखा, उसके किसी मित्र ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, सैलरी पे उन्होंने मजदूर रख रखे हैं, वो तो बस कहता है मैं मैनेज करूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट मैं ले लूंगा। तो ये हो गई कि उसने खाली एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस दी है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मेजॉरिटी सेल्फ एम्प्लॉयड जो जमीन भी अपनी लगा रहे हैं, खुद ही सुबह आके मजदूरी भी कर रहे हैं, हाँ खुद ही अपना पैसा भी कैपिटल लगा रहे हैं, खुद ही दिमाग भी लगा रहे हैं, तो वो हो गए मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। उसमें उसमें उनका देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो वो ये होता है। ठीक है, समझ आ गया मतलब। चलो इसका बी पार्ट में मैं आपसे डायग्राम भी बनवाऊंगा अभी। हाँ, व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज। हाँ हाँ तो हाँ तो जैसे एक्सटर्नलिटीज में मतलब ये हो गया कि भाई कुछ पॉजिटिव चीजें, लेकिन जिसके लिए हम कोई प्राइस पे नहीं करते, मतलब हमें फ्री में मिल जाती हैं। एक्सटर्नलिटीज में आ गई कुछ नेगेटिव चीजें, लेकिन जिसके बदले में कोई पेनल्टीज नहीं पे की जाती, वो बच के निकल जाते हैं। चलो दीपांकर डायग्राम बनाओ। पॉजिटिव वाले का डायग्राम क्या बनाओगे? हैं? हाँ तो पेड़ बनाओ, इसमें हंसने वाली क्या बात। ठीक है ना। तो मतलब पार्क्स में आप घूमते हो फ्री में, या मान लो पेड़ पौधे लगाना, ये सब जो पॉजिटिव गतिविधियां हैं इकोनॉमी के अंदर, ये सब पॉजिटिव गतिविधियों को हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। तो ये वेलफेयर पर तो इफेक्ट डालती है। मतलब इन दोनों का मेन पॉइंट क्या पता चला, आपने ये तो लिखा नहीं, बाकी सब उल्टा सीधा लिखा है। ये सब वेलफेयर को तो इंपैक्ट करती हैं, ये वेलफेयर को तो इंपैक्ट करती हैं, बट ये जीडीपी में नहीं आती, क्योंकि इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है नहीं। भाई पॉल्यूशन से आपके फेफड़े खराब हो गए, तो उस इस बात की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है ना कि इसको रिकॉर्ड कैसे करें। या आप पार्क गए, आपने सुबह पार्क में ताजा सांस ली, आपकी सेहत सुधर गई, अच्छा लगा आपको, तो इस बात की भी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो ये चीजें जीडीपी में नहीं आती, बट इनका ह्यूमन वेलफेयर पर इंपैक्ट पड़ता है, अच्छा या बुरा। तो इसीलिए एक्सटर्नलिटीज दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। चलो जल्दी से डायग्राम बनाओ और अपने अपने पड़ोसी का चेक करना। बनाओ। मेरी ये इंडस्ट्री है, इसमें से धुआं निकल रहा है। अच्छा वो उसमें वो चिमनी नहीं बनाई ना, इसलिए तुम्हें लगा होगा ऐसे। ठीक है। खैर इसमें लिखा भी है, स्टेट इट्स टाइप्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो दोनों टाइप्स आप बता दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों के एग्जाम्पल्स बता दोगे, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी। ठीक है ना। चलो जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका और वाला करेंगे। तो और वाले में लिखा है कैलकुलेट
ए जीडीपीएफसी एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, दो चीजें निकालनी है। चलो दीपांकर, क्या हुआ, ध्यान कैसे भंग हो गया? चलो तो बातें नहीं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट, डिविडेंड, जीएनपीएमपी, रेंट, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेंट्री, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब बातें दे रखी हैं। चलिए तो हम इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? इनकम मेथड, वेरी गुड। तो मेरे साथ साथ लिखो जिन्हें नहीं आता। तो इनकम मेथड से हम निकालते हैं एनडीपीएफसी। सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो वैसे शॉर्ट में लिख लेते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब ऊपर से एक एक आइटम देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आप 1600 लिख लो। फिर हमको दे रखा है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स जो होता है वो ऑपरेटिंग सरप्लस का ही एक भाग होता है, तो उसको भी 400 आप यहीं पे लिख लो। फिर उसके नीचे दे रखा है आपको डिविडेंड। राइट, डिविडेंड जो होता है वो एक प्रॉफिट का ही भाग होता है, तो इस 400 के अंदर ही ये 100 का डिविडेंड इंक्लूडेड होता है, तो इस 100 को आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जीएनपीएमपी से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद दे रखा है रेंट 300। रेंट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का ही भाग होता है, तो इसको भी आप जोड़ लो। उसके बाद दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स छोड़ दो, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन छोड़ दो, नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, चेंज इन इन्वेंट्री छोड़ दो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड छोड़ दो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का ही एक भाग होता है। और मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखी तो +0 ले लो उसको। तो ये कितना आ गया जी? 2500। तो एनडीपीएफसी आ गया अभी फिलहाल हमारा 2500। तो एक चीज आ गई अभी एनडीपीएफसी, ठीक है। पहले यहां तक क्लियर? यहां तक ओके? चलो अब इसके बाद मेरे साथ साथ लिखो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, या जिसको हम शॉर्ट में जीडीसीएफ बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हो। लिखो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, लिखा। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रीसिएशन। अब आपको ना इसमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 600, तो इसके नीचे लिख लो 600 इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको कितना दे रखा है? 400, वो उसके नीचे लिख लो, प्लस चेंज इन स्टॉक आपको कितना दे रखा है? 100, तो वो उसके नीचे लिख लो। डेप्रीसिएशन नहीं दे रखा, नहीं 0 नहीं, उसको डेप्रीसिएशन लिखो ये नशे में है। अब ये एक इक्वेशन बन गई, तो डेप्रीसिएशन की फिगर आप इससे फाइंड आउट कर लो। तो कितनी आएगी? 100। तो इस पे बादल बना लो। ठीक है, ये क्लियर? ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट लिखो मेरे साथ। अब हमें ए पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? जीडीपीएफसी। तो लिखो जीडीपीएफसी इज इक्वल टू
एनडीबीएफसी प्लस डेप्रीसिएशन। देखो शाश्वत भी सीख गया। तो सीखा तभी तो। मैंने गलत क्या कहा, मैंने कहा शाश्वत भी सीख गया। तो पता है तो सीख के ही तो पता चला। तो अब आपके पास एनडीबीएफसी भी है। एनडीबीएफसी हमने कितना निकाल रखा था ऊपर, 2500, और डेप्रीसिएशन 100। तो ए का आंसर तो आ गया 2600 करोड़। तो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो पहले ए पार्ट में किसी बच्चे को डाउट? ए पार्ट क्लियर। अब इसके बाद है बी पार्ट, उसकी तैयारी करते हैं। हाँ, वो निकालते हैं। तो लिखो GNP MP इज इक्वल टू GDPFC प्लस NFIA प्लस NIT, मतलब कन्वर्जन बेसिक। अब आपको GNP कितना दे रखा है? 2800 दे रखा है। तो इसके नीचे लिख लो 2800। GDPFC आपने अभी अभी ऊपर निकाला कितना? 2600। NFIA क्या होता है? वेरी गुड, फीफा माइनस फीटा होता है ना वैसे तो। लेकिन आपको ये दोनों में से एक नहीं दे रखा, एक आपको फाइंड आउट करना है। आपको देखो, पढ़ो क्या निकालना है आपको, फीटा निकालना है ना। बी पार्ट में क्या लिखा था? कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो हमको ये निकालना है, फीटा निकालना है। ठीक है, तो मैं फीटा की जगह एक्स लिख दूं तो किसी को कोई तकलीफ? फीटा की जगह एक्स लिख दूं तो ओके है? ठीक है। और फीफा की वैल्यू क्या दे रखी है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 120। तो फीफा की जगह मैं 120 लिख देता हूं। तो किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने ये लिखा, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ठीक है। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? 240, 240। ओके, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 240। तो अब एक इक्वेशन बन गई सिंपल, 5वीं कक्षा की। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आ रही है 160। तो यानी फीटा का आंसर आ गया 160 करोड़। तो फीटा का आंसर आ गया 160 करोड़। ठीक है, क्लियर, समझ आया बांकर बाबू? चक्कर तो नहीं आ रहे? सही लग रहा है? तबीयत ठीक सही है? पीछे सबको क्लियर? चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 वो और कर लेते हैं फटाफट। इसको प्रेजेंट भी करना बता दूंगा कि कैसे किस तरह से करना है एग्जाम में। तो 17th के ए में लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट? हाँ, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट का कह रहा है डिफरेंस बताओ। तो बनाओ फटाफट से मेरे साथ टैबुलर फॉर्मेट। हाँ, मतलब 3 कॉलम, बेसिस, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो पहला बेसिस लिखो, मीनिंग क्या लिखोगे? हाँ, तो लिखो पहला बेसिस ट्रांजैक्शंस। बताओ रेवेन्यू बजट में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो शाश्वत बाबू आप? कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हम?
रेवेन्यू नेचर। हाँ, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। तो लिखो फटाफट, अपने पड़ोसी से तेज लिखो। इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। और उसमें क्या लिखोगे? इट रिकॉर्ड्स कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस। दूसरा, टाइम पीरियड रेवेन्यू बजट का समय। हाँ, मतलब वो ऐसे लेस देन 1 मत लिखो, शॉर्ट और लॉन्ग। हाँ, तो बस वो लिखने का। तो टाइम पीरियड रेवेन्यू बजट में जनरली ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो शॉर्ट पीरियड ट्रांजैक्शंस होती हैं, और कैपिटल बजट में जो होती हैं ट्रांजैक्शंस वो लॉन्ग पीरियड ट्रांजैक्शंस होती हैं, लंबे समय तक चलने वाली। उसके बाद एक और बताओ, कंपोनेंट्स रेवेन्यू बजट के कंपोनेंट्स बताओ। वेरी गुड, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, वाह, वो सीआर और सीई, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद एक और बताओ। हाँ, तो तभी तो 4 लिखवा रहा हूं भाई, मैं 4 लिखवाऊंगा तब जाके आप 3 एग्जाम तक याद रख पाओगे, फिर तब जाके हो सकता है शाश्वत जैसा बच्चा 2 लिख कर आए, तब 2 नंबर मिल पाएंगे। तो मेरा तो फर्ज है 4 लिखवाना, वैसे तो इस प्रोटोकॉल के हिसाब से 5 लिखवाने चाहिए। मैं 5 लिखवाऊंगा तब आप 4 पढ़ के जा पाओगे, तब जाके एग्जाम में आप 3 लिख पाओगे, है ना? तो 5 भी लिखेंगे। चलो, तो पहले चौथा बताओ। नेचर रिकरिंग, इसमें रिकरिंग प्रकार की ट्रांजैक्शनें रिकॉर्ड होती हैं, मतलब जो बार बार होती रहती हैं, और इसमें नॉन रिकरिंग प्रकार की ट्रांजैक्शनें रिकॉर्ड होती हैं कैपिटल बजट में। ठीक है ना? मीनिंग पता है ना रिकरिंग नॉन रिकरिंग का? बार बार रिपीट होता रहेगा तो रिकरिंग, जो रिपीटेटिव ना हो तो नॉन रिकरिंग। और पांचवा, क्या? वो तो बीओपी में होते हैं, मतलब, है ना? वो बीओपी वाला एस्पेक्ट हो गया। ये तो गवर्नमेंट बजट चैप्टर है ना। हाँ, ये एक पॉइंट लिख सकते हो, पर्पस लिख सकते हो कि ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, है ना? रोजमर्रा के होते हैं ये तो। रेवेन्यू बजट में रोजमर्रा वाले आइटम्स या नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट वाले आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, और इसमें आमतौर पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वाले आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, जिनके आप उदाहरण दे सकते हो। हाँ, ठीक है ना? तो बाय चांस अगर 6 नंबर का भी आए तो आपके पास 6 पॉइंट्स बन सकते हैं। लास्ट वाले में आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। तो जैसे रेवेन्यू बजट में आने वाला एक आइटम हो सकता है सैलरी पेड, और कैपिटल बजट में एक आइटम आने वाला हो सकता है बोरोइंग्स। ठीक है? क्लियर? क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? चलो, इसका बी पार्ट में पूछ रहा है, इज द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, गिव रीजन। तो हमको यह बताना है कि वो
कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रीजन के साथ बताना है। चलिए जी, तो पहला वाला आइटम जो है वो क्या दे रखा है अपने को, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो बताइए, ठीक है, तो लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसका रीजन ये है बिकॉज, ठीक है, ये लिख लेना, याद रखना है, इट नीदर इंक्रीजेज एसेट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी। इट नीदर इंक्रीजेज एसेट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी। ठीक है। फिर सेकेंड वाला है एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रीजन बिकॉज इट इंक्रीजेज एसेट। बस, ठीक है जी, क्लियर। चलो, डन फॉर द डे।